हेलो एवरीवन, वेलकम टू पथ सिविल सर्विसेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के उन महत्वपूर्ण 3 मार्कर्स को जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही ये वीडियो लेक्चर आपको बताएगा कि कैसे 3 मार्कर्स को लिखा जाए। मैक्सिमम लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने 3 मार्कर्स में 3 फैक्ट बहुत अच्छे दिए, फिर भी हमें अच्छी मार्किंग नहीं हुई है। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि कौन से फैक्ट देने से आपको मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा करेवा। करेवा क्या है? करेवा एक हिमोड़ द्वारा निर्मित संरचना है। देखिए क्या होता है, जब हिम पिघलती है तो वो अपने साथ कई मिट्टी कंकड़ वगैरह को भी अपने साथ बहाती है। तो जो अवसाद युक्त हिमोड़ होती है वो पर्वतों की ढाल पर यानी कि बृहद व लघु हिमालय की ढाल पर कश्मीर घाटी में क्या करती है, एक संरचना का निर्माण करती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, उस हिमोड़ निर्मित संरचना को ही करेवा कहते हैं। और ये जो करेवा होती है ये एक उपजाऊ क्षेत्र होता है। उपजाऊ क्षेत्र होने की वजह से क्या होता है ना, यहाँ पर केसर की खेती की जाती है। क्लियर हुआ? तो पहला फैक्ट लोगे आप कि हिमोड़ द्वारा निर्मित संरचना, हिमोड़ द्वारा निर्मित संरचना वृहद व लघु हिमालय के मध्य स्थित है और उपजाऊ क्षेत्र है। देन ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इतना ज़्यादा लंबा ना लिखते हुए अगर आप सिंपल लिखते हो हिमोड़ द्वारा निर्मित संरचना, कॉमा लगाते हो आप बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी में, कॉमा लगाते हो उपजाऊ क्षेत्र, फिर कॉमा लगाते हो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध। मुझे लगता है आपके 20 शब्दों में ये करेवा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सोनमर्ग और गुलमर्ग। इसको भी आपको सिंपल लिखना है कि ये एक अल्पाइन वनस्पतियाँ होती हैं। क्या होती हैं? अल्पाइन वनस्पतियाँ होती है। कोष्टक में लिखिए आप छोटे छोटे घास के मैदान, कोष्टक में लिखिए छोटे छोटे घास के मैदान, नए कोमा लगाइए आप और फिर लिखिए ये लघु हिमालय की ढाल पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लघु हिमालय की ढाल पर पाई जाती है। इन्हीं को कश्मीर में मर्ग कहते हैं। मर्ग से मतलब ये होता है, 2 क्षेत्र अलग अलग हो गए, एक हो गया सोनमर्ग और एक हो गया गुलमर्ग। जब यही अल्पाइन वनस्पतियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं तो इन्हीं को वहाँ पर बुग्याल या प्यार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं तो सिंपल सा बताएंगे, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु निकोबार, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और इसको पहले पिग्मिलियन पॉइंट कहा जाता था। यह भूमध्य रेखा से इसकी जो दूरी है यानी कि 876 किलोमीटर यानी कि 876 किलोमीटर इसकी भूमध्य रेखा से दूरी है। किसकी? इंदिरा पॉइंट की। भारत के दक्षिणतम बिंदु की जो दूरी है भूमध्य रेखा से, इक्वेटर लाइन से, वो है 876 किलोमीटर। यहाँ बात निकल कर आई है इंदिरा पॉइंट, तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु होगा वो होगा इंदिरा कौल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होगा वो होगा किबितु वालंगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु होगा वो होगा सरक्रीक जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित और सामरिक क्षेत्र है। क्लियर हुआ? इंदिरा पॉइंट अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको मैक्सिमम 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम काराकोरम। काराकोरम दर्रा जो है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ट्रांस हिमालय में स्थित है। सिंपल सी बात है, कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, सिंपल सा दोगे आप 3 मार्कर में। अवस्थिति कहाँ है? ट्रांस हिमालय। देन कॉमा लगाओगे, भारत और चीन के मध्य संपर्क बिंदु प्रदान करता है यानी कि संपर्क मार्ग प्रदान करता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 5540 मीटर। अलग अलग सोर्स में आपको अलग अलग मिल सकती है ये, लेकिन ये 5540 के लगभग ही मिलेगी। क्लियर हुआ? यानी कि हिमालय में जितने भी दर्रे हैं उनमें सर्वाधिक जो ऊंचाई पर दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं बुग्याल। बुग्याल की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा था सोनमर्ग और गुलमर्ग। तो सोनमर्ग और गुलमर्ग क्या थी? ये अल्पाइन वनस्पतियाँ थी। कहाँ पर थी वो? लघु हिमालय की ढाल पर ही थी। देन यहाँ पर भी बुग्याल और प्यार भी उत्तराखंड में पाई जाती है और ये भी लघु हिमालय की ढाल पर होती हैं और ये भी छोटे छोटे घास के क्या होते हैं? मैदान होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो ग्रीष्म ऋतु जैसे ही आती है तो यहाँ की जो बर्फ़ होती है वो क्या होती है? पिघलने लगती है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु के बाद यहाँ पर भोटिया समुदाय के लोग आते हैं और यहाँ पर प्रवास करते हैं और ठीक है, और यहीं पर आकर ये लोग अपने पशुपालन का कार्य करते हैं। बता चुका हूँ बुग्याल क्या है, ये एक अल्पाइन वनस्पतियाँ हैं। अगर आप ऐसा लिखते हो तो यहाँ पर आपको 3 में से 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। बात करते हैं भूड़। ये एक नया प्रश्न है और
आजकल एमपीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। जब आप 2018 की एमपीपीएससी मेंस प्रथम प्रश्न पत्र ज्योग्राफी उठाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर पोंड करके पूछा था, ठीक है। तो पोंडा कृषि करके वहाँ पर पूछा था, तो पोंडा कृषि समझ में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, तो वो स्थानांतरित कृषि थी। तो उसी आधार से भूड़ पूछ सकता है कि भूड़ क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो पंजाब के मैदान में, पंजाब के बांगर प्रदेश जो होता है, बांगर खादर में आपको आगे समझाऊंगा क्या होता है। तो पंजाब के बांगर प्रदेश में, बांगर जो होता है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसको बांगर प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तो पंजाब के बांगर प्रदेश में कंकरीली बालू युक्त जो मिट्टी होती है, जो भूमि होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको ही भूड़ कहते हैं। कुल मिलाकर भूड़ क्या होती है, तो कंकरूली बाली युक्त भूमि, कोष्टक में लिखना आप पंजाब, कॉमा लगाना, आपको फिर बताना है इसका जो निर्माण हुआ है वो भूमि की ऊपरी मुलायम मिट्टी के नष्ट होने से, भूमि की ऊपर की मुलायम मिट्टी के नष्ट होने से इसका निर्माण होता है। हालांकि अगर यहाँ पर बेहतर तरीके से सिंचाई व्यवस्था की जाए, खाद वगैरह का अच्छा प्रयोग किया जाए, यहाँ पर रासायनिक खाद वगैरह भी प्रयोग किया जाए, तो यहाँ पर कृषि की जा सकती। कृषि ही नहीं, यहाँ पर रबी, जायद और खरीफ तीनों ही फसलें उगाई जा सकती हैं। समझ में आ गया भूड़ क्या है। तो भूड़ कुछ भी नहीं है, कंकरीली बालू युक्त भूमि को पंजाब में भूड़ कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेलांग घाटी। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है अभी हाल ही में, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में, न्यूज़ में इसका नाम को बहुत ज़्यादा सुना होगा। नेलांग घाटी की बात करते हैं तो इसकी अवस्थिति की बात करते हैं तो इसकी जो अवस्थिति है वो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, क्लियर हुआ। और वहीं पर गंगोत्री नेशनल पार्क है, तो ये भी कह सकते हो कि गंगोत्री नेशनल पार्क में ये क्या है, अवस्थित है। जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, तो उस इंडो चाइना वॉर के बाद में क्या कर दिया गया था, इसको ना बंद कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में इसको 2015 में पुनः पर्यटन के लिए खोला गया है, क्लियर हुआ। इसको, इस नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। उत्तराखंड का लद्दाख किसको कहा जाता है, नेलांग घाटी को कहा जाता है। सिंपल सा आपको लिखना है, अवस्थिति उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला, कॉमा लगाना है। 1962 भारत चीन युद्ध के बाद बंद, 2015 में पुनः खोला गया और उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है, क्लियर हुआ। आप 20 वर्ड में लगभग इन चारों फैक्टों, पांचों फैक्टों को समाहित कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा खोल। खोल क्या होता है, देखो जब आप गंगा यमुना के मैदान में जाओगे तो आपको एक तरफ खादर प्रदेश दिखेगा, एक तरफ आपको बांगर प्रदेश दिखेगा, ठीक है। तो बांगर प्रदेश जो होगा ना वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी और जो खादर जो होगा ना वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी। जब इन दोनों भूमि को, जब इन दोनों अलग अलग भूमियों को कोई उच्च भूमि अलग करेगी ना, तो उस उच्च भूमि को ही बोलेंगे हम खोल। यानी कि ये बांगर खादर को अलग करने वाली एक उच्च भूमि होती है। क्या होती है, उच्च भूमि होती है। और इसका जो निर्धारण करते हैं वो करते हैं समुच्च रेखा, या सिंपल से बोलो इसका जो निर्धारण करते हैं वो कंटूर लाइन के आधार पर करती है, ठीक है। कंटूर लाइन्स क्या होती है, समान सर्वोच्च मतलब समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, क्लियर हुआ। तो ठीक है, अब आप देखोगे कि भैया पश्चिमी भूमि, पश्चिमी जो यूपी है उसको बोलते हैं बांगर, और जो पूर्वी जो यूपी है उसको बोलते हैं खादर। तो इनको एक 100 मीटर की कंट्रोल लाइन अलग करती है, 100 मीटर की कंट्रोल लाइन अलग करती है एक दूसरे से। और इसी कंट्रोल लाइन को क्या बोला जाता है, इसी कंट्रोल लाइन को बोला जाता है खोल। क्या बोला जाता है, खोल बोला जाता है, क्लियर हो गया। यानी कि खादर और बांगर को अलग करने वाली उच्च भूमि को खोल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ठूर। ठूर वर्ड आपने सुना नहीं होगा, लेकिन अगर इसके पर्यायवाची की बात करोगे तो वो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है पर्यायवाची शब्द। तो जल जमाव एवं वाष्पीकरण के कारण मृदा में लवणों की मात्रा में वृद्धि होने से निर्मित भूमि को पंजाब में क्या कहते हैं, ठूर कहते हैं। यानी कि लवणों में वृद्धि, लवणों की मात्रा में वृद्धि होने से निर्मित जो भूमि होगी उसको पंजाब में क्या कहेंगे, ठूर कहेंगे। देखो एक्चुअली में क्या होता है, 1967 में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के वर्ल्ड में जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। तो उस समय क्या बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया था, मुख्यतः पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं और चावल का उपज बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश में आलू का उपज भी इससे बढ़ाया गया।
तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों के प्रयोग से क्या होता है, मिट्टी की लवणता में वृद्धि हो जाती है। जब मिट्टी की लवणता में वृद्धि होती है तो, और वहाँ पर जल जल भराव होता है, क्योंकि सिंचाई भी बहुत ज़्यादा की गई ना उन क्षेत्रों में, क्योंकि सिंचाई को बढ़ावा दिया गया था हरित क्रांति में। तो वहाँ पर क्या होता है ना, जल भराव होता है, वाष्पीकरण नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ जो मिट्टी होती है उसकी जो उर्वरता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो लवणों की मात्रा में वृद्धि होने से जो भूमि निर्मित होती है उसको ही पंजाब में क्या कहते हैं, ठूर कहते हैं। और इसी ठूर वर्ड को कल्लर भी कहा जाता है। वहाँ पर क्या कहा जाता है, कल्लर भी कहा जाता है। सिंपल सा बोलेंगे कि पंजाब में लवणों की मात्रा में वृद्धि से निर्मित अनुपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, ठूर कहते हैं या ऊसर कहते हैं। इसी भूमि को उत्तर प्रदेश में ऊसर या रेला कहते हैं। पंजाब में इसको ठूर, कल्लर और बारा, क्या क्या वर्ड्स हैं, ठूर जो कि हमारा क्वेश्चन है, कल्लर और बारा कहते हैं। मुंबई में इसी को चौपन या महाराष्ट्र में इसको चौपन नामों से जाना जाता है। क्लियर हुआ, ठूर क्या होता है, क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट है हमारा गलवान घाटी। बहुत 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 ज़्यादा चर्चा में रहा है ये टॉपिक, बिल्कुल एग्जाम में मोस्टली प्रोबेबल है कि ये आ सकता है। ठीक है, देखते हैं गलवान घाटी क्या है। तो गलवान घाटी जो है पूर्वी लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य LAC के पास स्थित है। कहाँ है, LAC, ये LAC के पास में स्थित है गलवान घाटी। पूर्वी लद्दाख कहाँ है, ये हमारा रहा लद्दाख, ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और ये रहा हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब आप देखोगे लद्दाख में भी ये रहा पूर्वी लद्दाख, और ये रहा तुम्हारा अक्साई चीन, ये रहा अक्साई चीन। ठीक है, ये रहा पूर्वी लद्दाख और ये रहा अक्साई चीन के मध्य LAC, ये रहा आपका LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये रहा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर हुआ, के मध्य स्थित है। समझ में आ गया, सिंपल सा बताएंगे गलवान घाटी कहाँ है, तो पूर्वी लद्दाख में LAC के पास स्थित। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तब से ये तनावग्रस्त क्षेत्र रहा है। ठीक है, यहीं पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसको बोलते हैं गलवान नदी, और भारत और चीन की सेनाओं के बीच में यहाँ पर हाल ही में कुछ झड़पें देखी गई थी, इसलिए ये चर्चा का टॉपिक रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। क्लियर हुआ गलवान घाटी। नेक्स्ट है हमारा बिस्त दोआब। देखो जैसे ही आपके दिमाग में आ रहा है बिस्त दोआब, कई लोग डर जाते हैं कि यार ये बिस्त क्या वर्ड आ गया, दोआब तो पता है ना यार आपको, ठीक है ना, तो बता दो ना दोआब क्या होता है। तो दो नदियों के मध्य स्थित जो भूमि होगी उसको बोलेंगे दोआब, यानी कि दो नदियों के मध्य में स्थित क्षेत्र को बोलते हैं दोआब। अब हम वर्ड पर आते हैं, हमने एक परिभाषा बता दी कि भैया दोआब क्या होता है, अब हम बताएंगे कि बिस्त क्या है। तो बिस्त में लगा, बिस्त को आप वा कर दो, विस्त कर दो, तो वा से निकला व्यास और श से निकला सतलुज। तो यहाँ पर बिस्त दोआब जो है वो है व्यास और सतलुज नदियों के बीच स्थित भूमि। ठीक है, इस बीच स्थित भूमि को, व्यास और सतलुज नदी के बीच स्थित भूमि को ही क्या कहते हैं, बिस्त दोआब कहते हैं। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक हो गया, समझ में आ गया, तीसरा फैक्ट क्या दे। अब यार ना दो नदियों के मध्य स्थित है ना, तो कहीं ना कहीं ये उर्वर क्षेत्र तो होगा ना, बिल्कुल बेहतर फर्टिलाइज लैंड होगा, ये बिल्कुल होगा। तो ये एक उर्वर क्षेत्र होता है, ये एक उर्वर क्षेत्र होता है, और साथ में ये प्रमुख कृषि प्रदेश भी हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देखो ये तो बात हो गई बिस्त दोआब की। अब अगर चज दोआब पूछ ले, बारी दोआब पूछ ले, रचना दोआब पूछ ले, तो आप कैसे लिखोगे। सेम 3 मार्कर लिखना है आपको, जो दूसरा नंबर का पॉइंट जो दिया है कि व्यास और सतलुज नदी के मध्य स्थित, बस ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, बाकी आप सारे फैक्ट कवर कर लोगे। देखते हैं चज दोआब किन के मध्य है। तो देखो चज दोआब तो चा से निकालो चिनाब और जा से निकालो झेलम। अब आप बोलोगे जा नाम से, तो जा नाम से कोई नदी नहीं है, बस जा से आप झा निकाल सकते हो। तो चिनाब और झेलम के मध्य में क्या स्थित है, चच दोआब। अगला आएगा हमारा बारी दोआब। बारी में वापिस से इसको वाह कर दो, बा को व्यास नदी और री को कर दो रावी नदी। क्लियर हुआ। तो व्यास और रावी नदी के मध्य का जो दोआब होगा उसको बोलेंगे बारी दोआब। नेक्स्ट होगा हमारा रचना दोआब। तो रचना में रा से निकलेगा रावी नदी और चा से निकलेगा चिनाब। तो रावी और चिनाब के बीच का जो दोआब होगा उसको बोलेंगे रचना दोआब। मुझे लगता है बिस्त दोआब कंप्लीटली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं खादर प्रदेश। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खादर प्रदेश। वैसे देखा जाए तो उत्तर के जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो मैदान है, उसको इन्हीं में बांटा गया है। बांगर, खादर, भाबर, तराई, इन्हीं क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो उसी में से एक पार्ट होता है खादर। मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि बांगर क्या होता है। तो बांगर जो होता है ना, वो जलोढ़
बांगर जो होता है ना वो पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होता है। देखो क्या होता है, जब नदियाँ है ना, ये रही आपकी एक नदी, ठीक है, ये नदी आपकी रही, ये प्रवाहित हो रही है, ये नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये रहा आपका हिमालय, क्लियर हुआ, ये रहा आपका हिमालय। दोबारा से देखते हैं, जैसे कि ये रहा हिमालय, ठीक है, और ये रही आपकी नदियाँ। जब नदियाँ हिमालय से प्रवाहित होती है तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को लाती है, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के जमाव से जो संरचनाएं बनती हैं इसको बोलते हैं भाबर प्रदेश। यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। उसके जो उसके बाद का जो उसके निचला क्षेत्र जो होता है, पर्वतपदी क्षेत्र जो निचला क्षेत्र होता है, वहाँ पर नदियाँ वापिस से धरातल पर आ जाती हैं। तो इस धरातली क्षेत्र में जब नदियाँ वापस से आती हैं तो इनको बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर नदियाँ वापस धरातल पर आ जाता है, दलदली क्षेत्र बनता है। इसके बाद का जो क्षेत्र बनता है जहाँ पर हर वर्ष प्रतिवर्ष बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, यानी कि पहले कभी गया होगा, वो संरचना निर्मित हो गई होगी, लेकिन अब यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, एक उच्च भूमि होती है, उसी को बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? इस संरचना को बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। क्लियर हुआ? और उसके बाद में जो नदियों का निम्न क्षेत्र होता है और डेल्टाई क्षेत्रों तक का जो विस्तार होता है उसको बोलते हैं खादर। यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, इसीलिए इसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर पहुँचते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब समझिए, नदियों द्वारा नवीन अवसादों के जमाव से, बिल्कुल यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, इसलिए नदियों द्वारा नवीन अवसादों के जमाव से जो निर्मित संरचना होगी तो ये उपजाऊ भी होगा। तो इस उपजाऊ मैदान को बोलते हैं खादर। इसका जो विस्तार होता है वो निम्न क्षेत्र से डेल्टाई क्षेत्रों तक होता है। अभी क्लियर कर रहा हूँ। गंगा यमुना के मैदान में उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर इनकी चौड़ाई में क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। क्लियर हुआ? इसके निर्माण अवधि की बात करते हैं तो प्लीस्टोसीन युग से लेकर होलोसीन युग जो कि वर्तमान में चल रहा है, इसका निर्माण वर्तमान में भी जारी है। प्रतिवर्ष नदियों में बाढ़ आती है और खादर प्रदेश हमेशा बना रहता है। ये जलोढ़ मिट्टी का एक मैदान होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का एक मैदान होता है। इसी को ही गंगा यमुना के मैदान में खादर कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आप बोलोगे कि सर 20 वर्ड में कैसे लिखे? बिल्कुल लिख सकते हो आप। सिंपल बोलोगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उपजाऊ मैदान, कोमा लगाओगे, फिर बताओगे कि विस्तार बताओगे इसका, उत्तर पश्चिम से पूर्व दक्षिण की ओर चौड़ाई में वृद्धि, फिर कॉमा लगाओगे, निर्माण लिखोगे प्लीस्टोसीन युग के अंत से होलोसीन युग तक। क्लियर हुआ? बस इतना ही लिखना है आपको खादर में। सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सियाचिन ग्लेशियर, ये भी बहुत चर्चा में रहते हैं, हमेशा बना रहता है ये चर्चा का टॉपिक। तो हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में LOC के पास में स्थित एक ग्लेशियर है। ठीक है, LOC के पास में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है ये? तो ये पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। हिमालय की जो पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला है ना, उसमें स्थित है ये। कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर। ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित क्षेत्र रहा है ये। ठीक है, LOC के पास में स्थित है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में स्थित है। ये जो ग्लेशियर है ना, 1984 से इस पर भारत का नियंत्रण है। 1984 से भारत का नियंत्रण है। ये एक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है। भारत इसे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के एक जिले के अधीन क्या करता है? प्रशासित करता है। और ये अभी बता चुका हूँ मैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य में ये एक सामरिक क्षेत्र, एक विवादित क्षेत्र है। और इसकी कुल जो लंबाई है, लंबाई की बात कर रहा हूँ मैं, ऊंचाई की बात नहीं कर रहा हूँ। लंबाई से मतलब मेरा ये है कि ये इस तरीके से, इसकी जो लंबाई है वो है 76 किलोमीटर। 76 किलोमीटर में क्या है? इसकी लंबाई है। जब आप बोलोगे सियाचिन ग्लेशियर को 3 मार्कर्स में कम से कम वर्ड्स में कैसे लिखें, तो आप बताओगे हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित कोष्टक में लिखना लद्दाख। ठीक है, फिर कोष्टक लगाना 1984 से भारत का नियंत्रण, फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको बताना है कि भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र
लंबाई लिख देना 76 किलोमीटर। इस तरीके से सियाचिन ग्लेशियर को आप कम से कम वर्ड्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंचनजंगा। देखो कंचनजंगा को समझने से पहले आप इसकी अवस्थिति समझ लीजिए। अवस्थिति क्या है इसकी, ये है हमारा सिक्किम, ये है क्या है, ये है हमारा सिक्किम, ठीक है, हमारा प्यारा सिक्किम, ये रहा सिक्किम। जब आप इधर की तरफ देखोगे तो ये रहा नेपाल, क्या रहा, ये रहा नेपाल। और जब इसके पूर्व की बात करोगे, पश्चिम में है नेपाल, पूर्व की बात करोगे तो यहाँ है भूटान, यहाँ है भूटान, क्लियर हुआ। और ये है हमारा सिक्किम, ठीक है, ये है हमारा सिक्किम। तो आप देखोगे इधर नेपाल और इधर सिक्किम, तो बृहद हिमालय की पर्वत चोटी। सबसे पहले तो आप बताओगे कि ये कौन से हिमालय की पर्वत चोटी है, बृहद हिमालय की है, ट्रांस हिमालय की है, कौन से हिमालय की, तो आप बताओगे कि ये है ना कंचनजंगा जो है वो बृहद हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटी है। देन फिर आप कामा लगाओगे और फिर बताओगे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, क्लियर। इसकी अवस्थिति बता देंगे हम, सिक्किम पूर्व सीमा पर अवस्थित, ये रहा सिक्किम और ये रहा नेपाल, ठीक है, ये रहा नेपाल, ये रहा सिक्किम। तो पश्चिम सिक्किम और नेपाल की सीमा पर ये स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई, ये एमपीपीएससी 2016 का क्वेश्चन भी था, पूछा गया था मेंस में। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है, किसकी, कंचनजंगा की इसकी ऊंचाई है। सबसे इम्पोर्टेंट, भारत में स्थित जो हिमालय है उसकी सर्वोच्च चोटी है ये। अगर हम जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको क्षेत्र को छोड़ दें, केटू गार्डन अस्टीन को, तो उसके बाद जो भारत में सर्वोच्च जो चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है वो कंचनजंगा ही है। 5वें नंबर का जो पॉइंट है कि इस पर सबसे पहले इस पर चढ़ाई किसने की थी, आरोहण किसने किया था, तो वो किया था जोए ब्राउन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रख लीजिएगा, जोए ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने 1955 में इस पर सबसे पहले चढ़ाई की थी, जोए ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने। क्लियर हो गया कंचनजंगा, बस कंचनजंगा में इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा की बात करते हैं तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित एक द्वीप है। सबसे पहले तो आप बताओगे ना कि आखिर है कहाँ, तो श्रीकोटा आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित एक द्वीप है। और कहाँ पर है ये, बंगाल की खाड़ी में, ये भी आप बता सकते हो कि बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। यहीं पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण यान कहाँ पर है हमारा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है ना, ये श्रीहरिकोटा पर स्थित है। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण यान, यहीं पर से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं श्रीहरिकोटा से, क्लियर हुआ। और यह पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील को क्या करता है, ये बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, क्लियर हुआ। सिंपल सा, जब भी हरिकोटा बताएंगे तो हम बताएंगे अवस्थिति बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश तट पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित, फिर कॉमा लगाएंगे, बताएंगे पुलिकट झील को ये बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील की बात करते हैं तो पुलिकट झील जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील जो है ये 2 राज्यों में स्थित है, आंध्र प्रदेश में भी स्थित है, तमिलनाडु में भी स्थित है। आंध्र प्रदेश में इसका जो पार्ट है वो है 80% और तमिलनाडु में जो इसका पार्ट है वो है लगभग 20%, क्लियर हुआ। पुलिकट झील भी यहाँ से हमारी कंप्लीट होती है। इस तरीके से हमारा ये आज का वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इसका PDF हमारे पथ सिविल सर्विस टेलीग्राम ग्रुप पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ये आज का एक मोटिवेशन थॉट, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। यानी कि अपने काम को पूरी दृढ़ता से, पूरी प्रतिबद्धता से, पूरे डेडिकेशन के साथ करो, काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।